हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मैकेनिकल फोरम फॉर यू में। दोस्तों, आज से हम लोग एसएससी जेई मैकेनिकल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और डेली हम लोग इसी तरह पूरा पेपर तो बहुत लंबा हो जाएगा। मान लिया पूरा पेपर में 200 क्वेश्चन रहता है तो 200 क्वेश्चन तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके डेली हम लोग 50-50 क्वेश्चन करके ही पढ़ेंगे और सारा आज से पीछे जितना भी क्वेश्चन पूछा गया धीरे धीरे करके हम सारा कंप्लीट कर देंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे शुरू, प्रीवियस ईयर के बाद हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या बोले या जो होता है ना, मान लीजिए उसी टाइप का क्वेश्चन जो जिस टाइप में एग्जाम में पूछा जाता है उसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग मॉडल सेट पेपर भी धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे। किसी किसी दिन हम क्या करेंगे, टेस्ट भी ले लेंगे 200 क्वेश्चन पूरा एक साथ का। ठीक है, जिससे कि आप लोग को पता चल जाए हाँ आप लोग का परफॉर्मेंस अभी कैसा है और आप लोग कितना नंबर ला पाते हैं उसमें। ठीक ना। और जैसे कि आज 2 जून है तो कल के नोटिफिकेशन 1 जून को एसएससी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें वो एक्सपेक्टेड बताया है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो 1 से 4 सितंबर तक एसएससी जेई का एग्ज़ाम हो जाएगा। कब तक? 1 से 4 सितंबर तक। ठीक ना, 1 से 4 सितंबर तक एसएससी जेई का एग्ज़ाम होने का चांसेस है। इसीलिए आप लोग लग जाइए, अभी पूरी 3 महीना है, अच्छे से मेहनत कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे और फिर मॉडल सेट पेपर भी करवाएंगे। ठीक ना। ठीक है, ठीक है, तो बिना लेट के आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौलीज इक्वेशन का अकॉर्डिंग क्या होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, जितना समझा पाएंगे उतना समझाएंगे, बाकी धीरे धीरे जल्दी जल्दी करके ज़्यादा से मेरा एक ही मोटिव ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सके। तो बताइए अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो बर्नौलीज इक्वेशन जेड बराबर जेड प्लस पी बाई डब्लू, डब्लू मतलब यहाँ पर ओमेगा है, प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू कोस्टेंट। तो यहाँ जेड हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, पी बाई डब्लू, डब्लू को मतलब हम रोजी भी लिख सकते हैं। ठीक ना, पी बाई रोजी ये हो गया प्रेशर एनर्जी, वी स्क्वायर बाई 2g ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो सारा एनर्जी कांस्टेंट होता है बर्नौलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आइए देखते हैं अपना समय का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरीमीटर इन कंपैरिजन टू कन्वर्जेंट पोर्शन। तो बताइए क्या होगा। तो जहाँ भी वेंचुरीमीटर का बात करेगा उसका डाइवर्जेंट पोर्शन जो होता है बड़ा होता है कन्वर्जेंट पोर्शन से। ठीक ना, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। वेंचुरीमीटर और वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल क्या चीज़ करते हैं, क्या चीज़ के लिए करते हैं, वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल हम लोग फ्लो को नापने के लिए करते हैं। ठीक ना, मेजरमेंट ऑफ फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, ऑर्फिक मीटर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। ऑर्फिक मीटर का क्या चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, तो ऑर्फिक मीटर भी सेम रेट ऑफ फ्लो को ही नापने के लिए करते हैं, वेंचुरीमीटर भी रेट ऑफ फ्लो को ही नापने के लिए करते हैं। ठीक ना, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, व्हेन वेंचुरी इज इंक्लाइंड देन फॉर अ गिवन फ्लो इट विल शो। कैसा करेगा, लेस रीडिंग, मोर रीडिंग, सेम रीडिंग या इनएक्यूरेट रीडिंग। तो सिंपली वेंचुरी मीटर को अगर इंक्लाइंड भी कर देंगे तो सेम रीडिंग दे देगा। ठीक ना, और इंक्लाइंड वेंचुरी मीटर जहाँ तक कि ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, अ मैनोमीटर इज यूज टू मेजर। मैनोमीटर का इस्तेमाल क्या चीज़ के लिए करते हैं हम लोग, तो मैनोमीटर का हम लोग इस्तेमाल प्रेशर को नापने के लिए करते हैं। ठीक, ना ही डिस्चार्ज, ना ही वॉल्यूम, ना ही टेम्परेचर, केवल हम लोग मैनोमीटर का इस्तेमाल प्रेशर नापने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ वल्व इन अ पाइपलाइन द फ्लो इज। जब हम कोई भी मतलब सिंपली इसका कहना है कि जब कोई भी हम नल को खोलते हैं तो उस वक्त हमारा क्या होता है, भल मतलब वही नल समझ लीजिए। आप लोग अपने घर का जब नल खोलते हैं तो उसमें जो पानी निकलता है वो कैसा निकलता है, स्टडी फ्लो निकलता है, अनस्टडी फ्लो निकलता है, यूनिफॉर्म निकलता है या फ्री वॉर्टेक्स निकलता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सिंपली अनस्टडी फ्लो निकलता है। कैसा निकलता है, अनस्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन जो है इसका बहुत लंबा होगा, इसीलिए इसको हम अभी नहीं बताते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समय चल जाएगा। हम क्या करेंगे कि जितना भी न्यूमेरिकल जो लंबा लंबा क्वेश्चन होगा हम एक वीडियो में उसको सारा कवर करेंगे, मतलब 10-10 न्यूमेरिकल कर करके 100-200 न्यूमेरिकल हम कवर कर देंगे, जिसका एसएससी जेईई में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, या उसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ज़्यादातर हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को ही करवाएंगे। ठीक है ना, इसका आंसर अगर आप लोग खुद से बना पाते हैं तो बना लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, फ्रॉड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया टू। बताइए फ्रॉड नंबर क्या चीज़ होता है, इनर्शिया बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या, इनर्शिया बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, एनी चेंज इन लोड इज एडजस्टेड बाय एडजस्टिंग फॉलोइंग पैरामीटर ऑन टरबाइन।
तो टरबाइन में अगर लोड को हम लोग कंट्रोल करता है तो टरबाइन के अंदर हम क्या चीज़ को कंट्रोल करेंगे ताकि लोड हमारा कंट्रोल हो जाए, बताइए क्या चीज़ को करेंगे हम लोग, ब्लेड का वेलोसिटी का, ठीक ना। हम लोग कोई भी ब्लेड का जैसे हम कोई भी कंपाउंडिंग करते हैं, जैसे प्रेशर कंपाउंडिंग हो गया, वेलोसिटी कंपाउंडिंग हो गया, किस चीज़ के लिए करते हैं हम लोग, ब्लेड का वेलोसिटी को ही, रोटर स्पीड को ही कम करने के लिए करते हैं, ठीक ना। तो ब्लेड वेलोसिटी को एडजस्ट करके हम लोग लोड से टरबाइन पर जो लोड पड़ने वाला उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब कैप्लन टरबाइन क्या होगा बताइए। कैप्लन टरबाइन जो है हैज़ अ पुअर पार्ट लोड ऑफ एफिशिएंसी होता है, ठीक। कैप्लन टरबाइन हैज़ पुअर पार्ट लोड ऑफ एफिशिएंसी, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द स्पीड ऑफ एन इमेजनरी टरबाइन आइडेंटिकल विद द गिवन टरबाइन विच विल डेवलप यूनिट पावर यूनिट स्पीड इज नोन एज अ, बताइए क्या होगा, इज नोन एज अ स्पेसिफिक स्पीड। जहाँ भी यूनिट पावर और यूनिट हेड का बात करेगा वहाँ पर स्पेसिफिक स्पीड लगाएंगे, ना कि यूनिट स्पीड, ठीक ना। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग द फ्लो ऑफ वाटर लिविंग द इम्पेलर इज, जब मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप में केसिंग से जब निकलता है हमारा, ठीक ना, वाटर या कोई भी चीज़ फ्लो में, तो कैसा निकलता है बताइए। तो जाहिर सी बात, सेंट्रीफ्यूगल पंप स्पीड में घूम रहा है और उससे जब भी उसका मतलब इम्पेलर से कोई चीज़ बाहर जाएगा तो क्या होगा, बहुत स्पीड जाएगा, तो हो गया फोर्स वोर्टेक्स फ्लो, ठीक ना। कैसा, फोर्स वोर्टेक्स फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मैक्सिमम व्हेन इट्स ब्लेड आर, बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का एफिशिएंसी हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, ब्लेड को एडजस्ट करके। तो कैसा ब्लेड लगाएंगे तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप में एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगा, बताइए। इसका बेंट बैकवर्ड होगा, ठीक ना, इसको रट जाइए, बैंक बेड बैक सॉरी बेंट बैकवर्ड, बेंट बैकवर्ड रहेगा तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टू एवॉइड कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, अब बताइए सेंट्रीफ्यूगल पंप कैविटेशन को एवॉइड करने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो सक्शन प्रेशर को हम हाई रखेंगे। सक्शन प्रेशर क्या करता है, सक पानी जहाँ पर सक करता है वही हो गया हमारा सक्शन प्रेशर, ठीक ना, लो प्रेशर क्रिएट करके। तो हमारा ज़्यादा भी लो प्रेशर नहीं क्रिएट कर देंगे। अगर ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट कर दें सेंट्रीफ्यूगल पंप में तो वहाँ पर कैविटेशन होने का चांसेस बढ़ जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा उस प्रेशर को हाई रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू फ्रिक्शन इन केस ऑफ फ्लो थ्रू अ पाइप एट लेंथ एल एंड डायमीटर डी इज एक्सप्रेस्ड एज, बताइए। ये डार्सी विस्मैच इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें लॉस ऑफ फ्रिक्शन निकाला जाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, 4f/L_v² बटा 2gd, ठीक ना। जहाँ कि f क्या हमारा, f हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, इन एन इज आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट ट्रांसफर इज, बताइए। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होगा, तो सिंपली हीट ट्रांसफर जो होता है इक्वल टू वर्क ट्रांसफर हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा इसमें इंटरनल एनर्जी जो होता है, इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाता है। इंटरनल एनर्जी जीरो क्यों होता है, तो इंटरनल एनर्जी जो टेम्परेचर का फंक्शन होता है T2 - T1, तो और इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसीलिए टेम्परेचर कांस्टेंट होने के कारण इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। इंटरनल एनर्जी जीरो होने के कारण हीट ट्रांसफर जो होगा वर्क ट्रांसफर के बराबर हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, तो इसका तो हम लोग बहुत छोटा न्यूमेरिकल है इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। ऐसे बाकी सारा न्यूमेरिकल जो टफ न्यूमेरिकल रहेगा उसको हम एक अलग सेपरेट वीडियो में बताएंगे, ठीक ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक हीट इंजन है जो 1000 किलो जूल रिसीव कर रहा और उसमें प्रोड्यूस कर रहा है कितना वर्क, 600 किलो जूल वर्क प्रोड्यूस कर रहा। तो बताइए हीट रिजेक्ट कितना हो रहा, तो सिंपली दोनों का माइनस कर दें तो हीट रिजेक्ट कितना हो गया 400। तो 400 हमारा 2 गो में है। अब तो बताइए एफिशिएंसी कितना होगा, ये तो मन में ही बन जाएगा। तो एफिशिएंसी कितना होगा, हमारा वर्क कितना बना रहा 600, हम सप्लाई कितना करें 1000, तो 600/1000 इक्वल टू 60%। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक ना। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, सिंपली ये तो मन में ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और ज़्यादातर इजी क्वेश्चन ही दिया जाता है एग्जाम में। हम लोग को देखने में लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन वैसा नहीं होता। न्यूमेरिकल भी इजी, क्योंकि टाइम तो इतना कम मिलता है। 2 घंटा में 200 क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग भी, क्या चीज़ कितना ज़्यादा क्वेश्चन होगा। अब बताए द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन,
तो कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? कार्नोट इंजन का जहाँ भी बात आएगा उसका एफिशिएंसी का वो हमेशा टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। फॉर्मूला क्या होता है? 1 - T2/T1। तो इसमें क्या चीज़ है? केवल टेम्परेचर है, तो उसका एफिशिएंसी क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे ही। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ SI इंजन, SI इंजन मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन और CI मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ठीक ना। SI इंजन टू हैव हाई थर्मल एफिशिएंसी द फ्यूल एयर रेशियो शुड भी, बताइए। जहाँ पर थर्मल एफिशिएंसी हमको ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? फ्यूल रेशियो का मतलब होता है कितना, मतलब 1 लीटर फ्यूल में कितना एयर का हमको जरूरत पड़ेगा, वही होगा हमारा फ्यूल रेशियो। तो बताइए, जहाँ पर फ्यूल हमारा कम रहेगा वहाँ पर ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगा या जहाँ फ्यूल ज़्यादा रहेगा वहाँ पर ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगा? तो जाहिर सी बात है जहाँ पर फ्यूल हमारा कम रहेगा वहाँ पर एफिशिएंसी हमको ज़्यादा मिलेगा। तो लीन मिक्सचर में हमारा ज़्यादा होगा, ठीक ना। लीन का मतलब हो गया जहाँ पर हमारा फ्यूल कम है और एयर ज़्यादा सप्लाई हो पा रहा। जैसे हमारा 16 रेशियो अगर 1 है तो मतलब 16 हमारा एयर है और 1 kg हमारा फ्यूल है। लेकिन अगर इसके जगह हमारा 12 रेशियो अगर 1 ले लेंगे हम तो ये रिच मिक्सचर हो जाएगा। मतलब 12 हमारा एयर होगा और 1 हमारा फ्यूल होगा। तो 1 लीटर फ्यूल में ही 12 kg एयर, यहाँ पर 1 में 16 kg एयर ले रहे हैं। तो ये ना अच्छा हमारा, इससे हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगा, थर्मल एफिशिएंसी। तो लीन मिक्सचर वही होगा, उसमें थर्मल एफिशिएंसी हमारा बढ़ेगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द सेम आउटपुट, सेम स्पीड एंड सेम कंप्रेशन रेशियो द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ 2-स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन एज कंपेयर टू दैट फॉर 4-स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन, बताइए। सोच लीजिए, पहले खुद से इसको बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बने तो फिर हम बता ही देते हैं 5 मिनट में। तो जहाँ भी हमारा कंप्रेशन रेशियो की बात आ जाएगा, ठीक ना, तो वहाँ 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या पूछा? 2 स्ट्रोक का कंपैरिजन पूछ रहा है किससे? 4 स्ट्रोक से। तो 4 स्ट्रोक का ज़्यादा है, 2 स्ट्रोक का कम है, तो 2 स्ट्रोक से पूछ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? लेस। 2 स्ट्रोक इंजन जो है, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन से कम एफिशिएंसी होता है, अगर ये कंडीशन दिया जा रहा है तो। इसका बताइए। द केमिकली करेक्ट स्टेचियोमेट्रिक रेशियो फॉर पेट्रोल इंजन, यही हो गया। स्टेचियोमेट्रिक रेशियो मतलब क्या हुआ? एयर बाई फ्यूल, ठीक ना। सिंपल, अभी जो हम ऊपर बताएं एयर बाई फ्यूल होता है इसका मतलब। तो बताइए कितना एक ऑन एवरेज अच्छा होता है, बताइए। इसमें देखिए, इसमें कहीं कहीं 14.8 रेशियो 1 दिया रहेगा, कहाँ 15.1 दिया रहेगा, ठीक ना। तो और या बहुत सारे एग्जाम में केवल दोनों में से एक ही, दोनों को ध्यान दीजिएगा। इसमें हम SSC JEE का जहाँ से ये वाला क्वेश्चन लिए हैं उसमें इसका आंसर दिया हुआ 15:1, लेकिन बहुत जगह 14.8:1 भी दिया रहेगा, 14.7:1 भी दिया रहेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा। द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ एन ऑटो साइकिल इज द रेशियो बिटवीन द, बताइए क्या हो जाएगा? मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑटो साइकिल का क्या होता है? सिंपली नेटवर्क बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक ना। रेशियो ऑफ नेटवर्क प्रोड्यूस बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा। द ऑटो साइकिल थर्मल एनर्जी विथ यूजुअल नोटेशन इज गिवन एज R इज कंप्रेशन रेशियो एंड गामा इज एडियाबेटिक इंडेक्स, देन बताइए ऑटो साइकिल का थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 - 1/R के पावर गामा -1, जहाँ की R क्या हमारा कंप्रेशन रेशियो है, ठीक ना। अगर प्रेशर रेशियो का बात करते तो यहाँ पर RP गामा -1/गामा हो जाता, ठीक ना। इस चीज़ का छोटा छोटा बात को ध्यान दीजिएगा, जितना छोटा छोटा बात पे ध्यान दीजिएगा उतना एग्जाम में गलत करने का कम चांसेस बढ़ेगा, ठीक ना। गलत होने का चांसेस कमेगा। ऐसे अगर छोटा छोटा बात पे ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग तो बहुत सारा गलत हो जाता है, ये छोटा छोटा मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से। इसलिए हम लोग को पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, फिर उसको समझने के बाद उसका रिप्लाई करना। फॉर द सेम इनलेट कंडीशन एंड कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, बताइए। जहाँ भी कंप्रेशन रेशियो का बात आएगा वहाँ ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल, ठीक ना। तो ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है डीजल साइकिल मुकाबले, जहाँ भी कंप्रेशन रेशियो की बात करेगा। और कंप्रेशन रेशियो को छोड़ के अनदर कंडीशन में डीजल साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन ऑटो साइकिल, ओके। ट्रिपल पॉइंट देयर इज अ, बताइए ट्रिपल पॉइंट क्या होता है?
ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा जहाँ पर तीनों स्टेट्स जो होता है इक्विलिब्रियम होता है। तीनों स्टेट्स इक्विलिब्रियम का मतलब ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सॉलिड भी रहेगा, लिक्विड भी रहेगा और गैस भी रहेगा, ठीक ना। एक ऐसा पॉइंट जहाँ सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मौजूद हो उसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज द प्रेशर इंक्रीजेज द सेचुरेशन टेम्परेचर ऑफ द वेपर। बताइए, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे हम तो सेचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वेपर क्या होगा? तो सिंपली जितना ज़्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे सेचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वेपर भी उसी हिसाब से बढ़ते जाएगा, जो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द सुपर हीटेड स्टीम एंड द लिक्विड वेपर सेचुरेशन टेम्परेचर एट द कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर इज नोन एज। बताइए, इज नोन एज डिग्री ऑफ सुपर हीट, ठीक ना। सुपर हीटेड वेपर और लिक्विड वेपर सेचुरेशन टेम्परेचर का मतलब सुपर हीटेड वेपर मतलब इसके बाद वाला इधर कहीं पर, और एक ये दोनों का बीच का क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ सुपर हीट हो जाएगा, ठीक ना। ये सुपर हीटेड हो गया और ये लिक्विड वेपर सेचुरेशन टेम्परेचर हो गया। ये दोनों का बीच का डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ सुपर हीट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रेशियो एट द मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड द मैक्सिमम रेडियल स्ट्रेस फॉर अ सॉलिड डिस्क फ्लाईव्हील? क्या हो जाएगा इसका? टेंजेंशियल स्ट्रेस बाई रेडियल स्ट्रेस, दोनों इक्वल होगा, ठीक ना। सॉलिड डिस्क का केस में दोनों इक्वल हो जाता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सॉलिड डिस्क के केस में टेंजेंशियल स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस दोनों इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि बहुत पतला होता है, यही कारण से। द कोन एंगल ऑफ अ पाइवोट बेयरिंग इज इंक्रीज बाय 2%, द मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी एट द बेयरिंग विल बी इंक्रीज। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से सोच के जवाब दीजिएगा। तो कोन एंगल ऑफ पाइवोट बेयरिंग को जब हम लोग बढ़ा देते हैं 2% से, तो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा? कितना से बढ़ेगा? 0% से बढ़ेगा। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका, ठीक ना। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, उसको कितना बढ़ाएं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा? सॉरी, वाई आर गियर टीथ मेड हार्डर? गियर टीथ को क्यों हार्ड बनाते हैं हम लोग? बताइए सिंपली, ताकि वो घिसने से बचे। पिटिंग मतलब उसका अंदर छेद ना हो। एब्रेशन मतलब वो जंग उंक ना लगे, मतलब ख़राब ना हो। या उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ को अवॉइड करने के लिए। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ है तो अच्छी बात है ना, उसको हम क्यों अवॉइड करेंगे? सिंपली टू अवॉइड पिचिंग। उसको हार्ड इसलिए बनाते हैं ताकि उसमें पिचिंग ना हो, खुरदरापन ना आए। 131 नंबर क्या बोल रहा? स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इज कॉल्ड। बताइए, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। जहाँ भी एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स का बात करेंगे वहाँ पर कॉलम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉडी सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्ट्रेन ई एंड द पॉइजन रेशियो म्यू इज इक्वल टू। बताइए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे रेक्टेंगुलर बॉडी के, जिसपे कि केवल एक फोर्स लग रहा है। एक फोर्स यहाँ पर लगेगा, उसमें क्या होगा? ई अंडर ब्रैकेट 1 - 2 म्यू, ठीक ना। ई जहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा, ई अंडर ब्रैकेट 1 - 2 म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? टॉर्सल रिलेटिव ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर d इज प्रोपोर्शनल टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सिंपली टॉर्सल रिलेटिव जहाँ पे सॉलिड शाफ्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? d के पावर 4 के। डायमीटर का उसमें तो d के पावर 4 ही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब? टू शाफ्ट, वन सॉलिड एंड अदर होलो आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड आर हैविंग सेम लेंथ एंड वेट, द होलो शाफ्ट एज कंपेयर टू सॉलिड शाफ्ट। तो अगर सेम मटेरियल, सेम वेट, सेम मास के हिसाब से बनाएंगे तो होलो शाफ्ट हमारा ज़्यादा अच्छा होता है सॉलिड शाफ्ट से, हर कंडीशन में, ठीक ना। तो हॉलिड शाफ्ट इज मोर स्ट्रॉन्ग देन सॉलिड शाफ्ट, होलो शाफ्ट इज मोर स्ट्रॉन्ग देन सॉलिड शाफ्ट। इसका ध्यान दीजिएगा। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर ऑकर्स ओनली इन। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर कहाँ पर ऑकर्स होता है? तो ओवर हैंगिंग बीम में। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर वह पॉइंट होता है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन को चेंज करता है, और वह किस बीम में होता है? तो वह केवल और केवल ओवर हैंगिंग बीम में ही होता है, ठीक ना। कहीं कहीं कंटिन्यूस बीम भी दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज यूज्ड फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी अप्लाइड विथ 3 कंक्यूरेंट कॉम्प्लानर फोर्स। तो ये तो बिना देखे हुए सिंपल सा इसका क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, लेम्स थ्योरम। ठीक ना, इसका कहना है कि ये और ये तीन को कंक्यूरेंट फोर्स लगा, कंक्यूरेंट मतलब किसी एक पॉइंट पर लगने वाला, ठीक ना, और वह इक्विलिब्रियम में है, तो वह कौन सा थ्योरम कहलाता है, वह लेम्स थ्योरम कहलाता है। ठीक, इसमें बताइए, अ बॉडी मास 5 kg एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट इतना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स एट 30 डिग्री ओरिएंटल टू द मैग्नीट्यूड। इसका क्या हो जाएगा, तो पहले तो 5 kg हो जाएगा, मास 5 kg है, एक्सेलरेशन इतना है, तो एफ बराबर क्या होता है, m इंटू ए बराबर m इंटू ए, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 इंटू 2 10 न्यूटन, कितना हो जाएगा हमारा 10 न्यूटन होगा। ठीक ना, और अगर कोई बॉडी है, अगर उस पर हम 30 डिग्री का एंगल लगा के हम उस पर कर रहे हैं, तो इधर जो फोर्स आएगा क्या आ जाएगा हमारा, पहले तो फोर्स हमारा 10 निकल गया, ठीक है, फोर्स हमारा कितना निकला, 10 निकला, तो उस हिसाब से हमारा जो हो जाएगा 10 साइन 30 न्यूटन। ठीक है, 10 साइन 30 न्यूटन इतना हमारा फोर्स हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग। ठीक ना, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ सर्कुलर सेक्शन द सेक्शन मॉड्यूल इज गिवन एज, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। सर्कुलर सेक्शन में सेक्शन मॉड्यूल जो दिया जाता है कितना दिया जाता है, पाई डी का क्यूब बाई 32, मतलब पाई डी का 4/64 होता है ना हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाई हमारा वाई, ठीक ना, आई बटा वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लीफ स्प्रिंग आर सब्जेक्टेड टू, बताइए लीफ स्प्रिंग क्या चीज़ सब्जेक्ट करता है, लीफ स्प्रिंग क्या चीज़ रहता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक ना, लीफ स्प्रिंग देखिए बड़ा बड़ा ट्रैक में लगा रहता है लीफ स्प्रिंग जो क्या चीज़ सहता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, मतलब पूरा ट्रक का लोड उस पर सह जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ बीम मेनली डिपेंड ऑन, कोई भी बीम का जो स्ट्रेंथ होता है क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, ये सेक्शन मॉडुलस पे करता है, जेड पे। ठीक ना, इसको सेक्शन मॉडुलस को डिनोट करता है जेड, आई बाई वाई। ठीक, सेक्शन मॉडुलस पे डिपेंड करता है कोई भी बीम का स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, सब कूलिंग इन वेपर कंप्रेशन साइकिल, बताइए सब कूलिंग इन वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या चीज़ हो जाएगा, डज नॉट अफेक्ट द रिक्वायर्ड वर्क एंड इंक्रीज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। मतलब VCRS साइकिल में, VCRS रेफ्रिजरेशन साइकिल में अगर हम सब कूलिंग करेंगे, सब कूलिंग मतलब हो गया केबल, और केबल उसमें हम टेम्परेचर को घटाएंगे। ठीक ना, सब कूलिंग तो हमारा इस साइड होगा और हमारा वर्क तो इस साइड लेता है। ठीक ना, मतलब डायग्राम से, तो उस हिसाब से सब कूलिंग के दौरान हमारा रिक्वायर्ड वर्क तो जितना लग रहा है उतना ही लगेगा, लेकिन उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट जाएगा, उसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा घटेगा वो उतना ज़्यादा हीट को अपने अंदर एक्सट्रैक्ट करके रखेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग, बताइए आइडियल फ्लूइड क्या चीज़ को करता है, कोई भी आइडियल फ्लूइड का बात आएगा तो हमेशा कंटिन्यूटी इक्वेशन को तो जरूर फॉलो करेगा। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन Q1 बाई Q2, मतलब रो A1 इंटू V1 इक्वल टू रो टू A2 इंटू V2। ठीक ना, रो 1 A1 इंटू V1 इक्वल टू रो 2 A2 इक्वल टू V2। ठीक, जहाँ की अगर सेम वाटर ले रहे हैं तो दोनों का डेंसिटी बराबर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो A1 इंटू V1 इक्वल टू A2 इंटू V2, यही हो गया हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो सारा आइडियल फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, इफ W इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड एंड H इज द डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द सरफेस, देन द प्रेशर इंटेंसिटी एट द पॉइंट विल बी, इसका तो सिंपल P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है रो जी एच। हमारा पूछ इसमें क्या रहा, हमारा पूछ रहा तो प्रेशर ही पूछ रहा ना, देन द प्रेशर इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, तो प्रेशर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, रो जी बाई रो जी एच। ठीक ना, तो रो जी को हम क्या लिख सकते हैं, और अभी बताया रो जी को हम वेट डेंसिटी भी तो लिख सकते हैं, तो वेट डेंसिटी इंटू एच, मतलब ओमेगा इंटू एच हो जाएगा इसका आंसर। ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, रो जी एच
और OG को हम ओमेगा भी लिख सकते हैं, वेट डेंसिटी को। आखिर इस तरह से लिखते हैं, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला m/v को जब कैलकुलेट कीजिएगा ना, सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा। छोटा छोटा चीज़ को ना खुद से करने की कोशिश कीजिए। हाँ, इससे ही कितना आया, जितना आप करते जाएगा उससे उतना आपका डाउट क्लियर होते जाएगा, ठीक ना। द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ द न्यूटोनियन फ्लूइड, बताइए स्ट्रेस न्यूटोनियन फ्लूइड का क्या होता है। तो सिंपल न्यूटोनियन फ्लूइड का लीनियरली होता है, ऐसे करके ऐसे, ठीक ना। ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेन, लीनियरली बढ़ता है। ओके 145 में क्या बोल रहा है, when a vertical wall is subjected to a pressure due to a liquid on the both side, the resultant pressure the dash of the total pressure। मतलब एक वर्टिकल वाल है, सॉरी, इसका इधर भी बहुत पानी भरा हुआ, इधर भी पानी भरा हुआ, ठीक ना। तो इस वाल पे जो प्रेशर लगेगा वो रिजल्टेंट प्रेशर क्या होगा, रिजल्टेंट प्रेशर क्या होगा, तो दोनों वाल का इधर जितना लग रहा प्रेशर, इधर जितना लग रहा, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा इस वाल पे एक्चुअली प्रेशर लग रहा होगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A flow in which each liquid particle has a definite path and the paths of individual particle do not cross each other is called। मतलब एक लिक्विड जो बह रहा केवल अपना पाथ को पकड़ कर चल रहा, एक दूसरे को नहीं काट रहा, उस तरह का फ्लो को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, अ फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल इफ इट इज, एक फ्लूइड है जिसको हम आइडियली कब कह सकते हैं, जब वो इनविस्कस हो। विस्कस मतलब सिंपल गाढ़ापन, जिसका कम गाढ़ापन हो, जो आसानी से बहे, वह फ्लूइड हो गया आइडियल। और इनकम्प्रेसिबल हो, इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या, उसको दबाने पे ना दबे, ठीक। जैसे एयर एक अच्छा आइडियल फ्लूइड कहलाएगा, वो तो दब जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, न्यूटोनियंस लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज रिलेशनशिप बिटवीन। तो न्यूटोनियंस लॉ ऑफ विस्कोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, बताइए। टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर देखिए, टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, यही दोनों चीज होगा ना। ओके, टाउ इस साइड, इसका इस साइड टाउ हो गया, इस साइड म्यू हो गया, म्यू हमारा क्या हो जाएगा, डायनेमिक विस्कोसिटी। ओके, यहाँ पर डी यू बाई डी बाई, ये लेंथ होता है, ये हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, और ये टोटल मिलके हमारा शेयर स्ट्रेन हो जाएगा, ये शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का रिलेशनशिप हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन ऑरिफिस वेरीज विथ, सिंपली रेनॉल्ड्स नंबर। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो वेरी करता है किसके अकॉर्डिंग करता है, रेनॉल्ड्स नंबर के अकॉर्डिंग करता है, ठीक ना। इनर्शिया फोर्स बाई विस्कस फोर्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज में यही चीज का तो हमको जरूरत पड़ता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या पे वेरी करता है, रेनॉल्ड्स नंबर पे। ओके, सॉरी, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन मैनोमीटर अ वेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इन वन हैविंग, बताइए मैनोमीटर में लिक्विड मैनोमीटर इन अ मैनोमीटर वेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज वन हैविंग। बताइए वेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन मैनोमीटर में क्या हो जाएगा, जिसका विस्कोसिटी कम होगा, लो विस्कोसिटी। ओके, जिसका विस्कोसिटी जितना कम होगा उतना अच्छा वेटर कॉम्बिनेशन लिक्विड बनाएगा मैनोमीटर में। मैनोमीटर क्या होता है, पीछे ही पढ़े मैनोमीटर, जिसमें हमारा प्रेशर को नापा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा टारगेट यही था कि 30 मिनट के अंदर देख सकते हैं आप, 28 मिनट 44 सेकंड में हम लोग पूरा 50 क्वेश्चन को पढ़ लिए। मेरा टारगेट यही रहेगा कि 30 मिनट के अंदर हम 50 क्वेश्चन पढ़ लें। इसी तरह कर करके 50-50 क्वेश्चन करके ही बांटेंगे, ताकि आप लोग को ज़्यादा लोड ना पड़े, ठीक ना। इसी तरह करके हम जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है कोशिश करेंगे सारा आप लोग को खत्म करवा दे, फिर मॉडल टेस्ट पेपर शुरू करेंगे। वही हिसाब से अभी हम लोग पास पूरी 3 महीना टाइम है 2020 के लिए, ठीक ना। 2020 के लिए हमारा 3 महीना टाइम है पूरी SSC JEE का तैयारी करने के लिए। तो इसी तरह हम लोग लगे रहेंगे, रोज थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग अपने घर में भी पढ़ते रहिए, नोट्स को अपने पढ़ते रहिए, जहाँ भी ट्यूशन में पढ़ रहे हैं कहीं भी पढ़ रहे हैं वहाँ से नोट्स पढ़ते रहिए, और यहाँ से बाकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना तैयारी हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन में फंस रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन में नहीं फंस रहे। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है उसके रिगार्डिंग आप अपने सर से पूछ लीजिए, कॉपी से देख लीजिए, नोट से देख लीजिए, चाहे यूट्यूब से देख लीजिए, कहीं से भी देखकर आप पढ़िए और अपना डाउट को क्लियर करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू दोस्तों।